हेलो लर्नर्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। जैसे कि हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के 3 वीडियोस में हमने एनुअल वैल्यू, मीनिंग, डिफरेंट केसेस लाइक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की बात की है। प्रैक्टिकल और इलस्ट्रेशंस के थ्रू हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में बताया गया। ये वीडियो इसी कड़ी में पार्ट 4 है। पिछली वीडियोस में जो भी पॉइंट रह गए थे, इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट को देखने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो है कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। डीम्ड ओनर्स अंडर सेक्शन 27। जैसे कि अब तक आपको पता चल चुका है कि एसएससी वो व्यक्ति होता है जो कि प्रॉपर्टी का असली मालिक होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर्ड होती है। लेकिन कुछ केसेस में एसएससी के अलावा कई अन्य व्यक्ति भी हाउस प्रॉपर्टी के ओनर माने जा सकते हैं, जिसे हम डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉलोइंग केसेस में हम यही देखेंगे। पहला पॉइंट है ए पॉइंट। यदि कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को बिना कोई मोल भाव किए एवं बदले में थोड़ी ही अमाउंट लेकर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे, जैसे पत्नी अपने पति को या पति अपनी पत्नी को या पिता अपनी बहू और बेटी या बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है उसे माना हुआ मालिक या डीम्ड ओनर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 50 लाख की प्रॉपर्टी को 5 लाख रुपए में ट्रांसफ़र कर देना, ऐसा लव एंड अफेक्शन में होता है। जैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने पति या अपने बच्चों को बिना मोल भाव किए दे देती हूँ, तो उनसे मैं कोई मोल भाव नहीं करूँगी। क्योंकि मैं अपने पति और बच्चों से लव एंड अफेक्शन की वजह से कुछ नहीं लूँगी। बी पॉइंट है, यदि बिल्डिंग या इसका कोई पोर्शन हाउस बिल्डिंग स्कीम के अंडर किसी कोऑपरेटिव या कंपनी या एओपी को दे दिया जाता है और लीज पर या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर या अलॉट कर दिया जाता है, तो जिसे वो अलॉट किया जाएगा या लीज पर दिया जाएगा उसे डीम्ड ओनर माना जाएगा। सी पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति को किसी बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी को रख रखाव के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी को दिया जाता है, तो वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा। डी पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति को 12 साल या इससे अधिक वर्षों के लिए प्रॉपर्टी के लीज और राइट्स मिल जाते हैं तो वह व्यक्ति डीम्ड ओनर कहलाएगा। ई पार्ट है, यदि कोई व्यक्ति पट्टे पर ज़मीन लेता है यानी लीज पर कोई ज़मीन लेता है और वह व्यक्ति उस ज़मीन पर घर मकान बना लेता है तो वह व्यक्ति डीम्ड ओनर माना जाएगा। एफ पॉइंट है, डिस्प्यूटेड ओनरशिप। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लिए विवाद चल रहा है, उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप राइट्स को लेकर, तो उस केस में ऐसी प्रॉपर्टी डीम्ड जो है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब इसमें जो व्यक्ति उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है या रिटेन किया हुआ है या वो उसको रख रहा है, संभाल रहा है, और यदि उस प्रॉपर्टी से उसको किसी प्रकार की आमदनी हो रही है तो वो व्यक्ति ही टैक्स पे करने के लिए भी जिम्मेवार होगा। क्योंकि मामला को जो है कोर्ट में चल रहा है, तो उस केस में अगर कोई दूसरा व्यक्ति दावा करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो उसकी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक उसके पोजीशन में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी जो हैं वो उनमें विवाद चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन फ़िलहाल जो प्रॉपर्टी वो मिस्टर ए के हाथ में है, तो मिस्टर ए ही उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। अगर फ्यूचर में कोर्ट का फैसला मिस्टर बी के हाथों में आता है या उसके हक में जाता है तो फिर मिस्टर बी ही उसका ओनर माना जाएगा, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक मिस्टर ए ही उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा और उससे होने वाली आमदनी यानी आय के लिए भी वह जिम्मेवार होगा। हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री। यदि कोई इंडिविजुअल जो कि भारत का निवासी है, उसके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो कि फॉरेन में सिचुएटेड है, तो यदि उस इंडिविजुअल को, उस भारत के निवासी को
किसी तरह की आमदनी उस प्रॉपर्टी से प्राप्त हो रही है तो वो इसी हेड में टैक्सेबल होगी। लेकिन यदि ऐसी प्रॉपर्टी से होने वाली आय किसी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट को आमदनी प्राप्त होती है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं? नॉन रेजिडेंट का अर्थ होता है अनिवासी, यानी वो भारत का निवासी नहीं है, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब वो सामान्य निवासी नहीं है, यानी भारत में वो भारत का निवासी नहीं है। इसको मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस में इसके रूल्स के बारे में बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर 2। अब ये अगर इन व्यक्तियों को जो इनकम है वो इंडिया में प्राप्त होती है, यानी वो जो इनकम है वो या तो ये इंडिया में रिसीव करते हैं या किसी तरह का भुगतान करते हैं, तो फिर वैसी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब टेनेंट ने किसी किराएदार को जो है मकान किराए पर दिया गया है। वो टेनेंट क्या करता है, किसी अपने घर को पूरे पोर्शन को या कुछ उसका हिस्सा आगे किसी और टेनेंट को किराए पर दे देता है। तो जो एक किराएदार ने दूसरे किराएदार को यदि कोई प्रॉपर्टी किराए पर आगे फर्दर दे दी तो उसे हम सबलेटिंग कहते हैं। अगर तो ओरिजिनल टेनेंट से जो भी किराया या इनकम प्राप्त हो रही होगी उसे जो है इस हेड के अंडर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन एक किराएदार को दूसरे किराएदार से सबलेटिंग के थ्रू अगर कोई इनकम प्राप्त हो रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट की जाएगी। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है कि जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि कुल 5 हेड्स होते हैं इनकम टैक्स में, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम या प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन उसके बाद कैपिटल गेन, एंड लास्ट हमने हेड किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये सबलेटिंग की इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट की जाएगी, यहाँ पे ट्रीट नहीं होगी। इसके लिए सेक्शन 56 में सबलेटिंग से रिलेटेड डिडक्शंस देने के बाद इसको कैलकुलेट किया जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बिजनेस बट इन रियलिटी नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब क्या है कि जो हाउस प्रॉपर्टी है वो बिजनेस की है लेकिन बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है तो फिर वह हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर, यानी इसी हेड के अंडर उसकी ट्रीटमेंट होगी। ऐसी प्रॉपर्टी की ट्रीटमेंट बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट है कि हाउस प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर यूज्ड बाय द फर्म। अब ये पॉइंट जो है ऊपर वाले से डिफरेंट है। यहाँ पे जो हाउस प्रॉपर्टी है वो पार्टनर की है, लेकिन यूज़ कौन कर रही है? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा इस्तेमाल हो रही है। लेकिन प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड किसके नाम पर है? उस पार्टनर के नाम पर रजिस्टर्ड है, और पार्टनर कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन उस प्रॉपर्टी में कैरी ऑन नहीं कर रहा है, तो इसकी जो एनुअल वैल्यू होगी वो पार्टनर के हाथों में इसी हेड में ट्रीट होगी। नेक्स्ट आता है एग्जेम्प्टेड इनकम्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एग्जेम्प्टेड इनकम्स का मतलब होता है कि कर मुक्त, यानी कि ये एग्जेम्प्टेड इनकम ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट नहीं मानी जाती है। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाता, और इनको जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल नहीं करेंगे तो इससे इनकम जो है इनकम भी नहीं बढ़ेगी और इसके ऊपर टैक्स भी नहीं होगा, ये इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता। तो पहला हम पॉइंट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। अगर किसी कल्टीवेटर के द्वारा कोई एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए एग्रीकल्चर लैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, यदि उसको किसी प्रकार की आमदनी हो रही है तो उसके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स में से एग्जेम्प्टेड होगी। नेक्स्ट आता है हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। यदि कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या टेम्पल्स किसी प्रकार के चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए किसी हाउस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको किसी प्रकार की आमदनी हो रही है, जैसे शॉप्स जो हैं वो किराए पर चढ़ा देना, अगर उनको किसी प्रकार की आमदनी हो रही है तो वो आमदनी जो है वो एग्जेम्प्टेड होगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड बट वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3। यहाँ पे असेसी
के पास जो घर है या हाउस प्रॉपर्टी है, वो उस घर में अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से या बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाता या उसमें रिहाइश नहीं कर पाता, निवास नहीं कर पाता। ऐसी हाउस प्रॉपर्टी से की जो एनुअल वैल्यू होगी वो नील होगी, क्योंकि वैकेंसी की वजह से या वो उसमें नहीं रह पा रहा, इसलिए उसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी और वो एग्जेम्प्टेड होगी टैक्स से। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टी हेल्ड बाय रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अगर ट्रेड यूनियन के पास कोई प्रॉपर्टी है और यदि उनको किसी भी प्रकार की उस प्रॉपर्टी से आमदनी हो रही है तो वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट नहीं मानी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट इज हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय लोकल अथॉरिटी। यदि लोकल अथॉरिटी के पास किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी है और उससे वो कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगी। सिक्स पॉइंट है हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अगर साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उनको कोई आमदनी हो रही है तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगी। सेवंथ पॉइंट इज हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर इसमें भी वही सेम है कि इनकी इनकम जो है वो इस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टीज होने वाली आय जो है वो एग्जेम्प्टेड होगी। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन नॉट टू अर्न प्रॉफिट। यदि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि प्रॉफिट के लिए ना काम करके बल्कि एजुकेशन को जो है प्रमोट करने के लिए काम करते हैं और अगर उनके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, अगर उससे कोई किसी प्रकार की इनकम हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर स्प्रेडिंग मेडिकल सर्विसेज टू जनरल पब्लिक नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। यदि कोई हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि मेडिकल सर्विसेज और या जनरल पब्लिक को सेवाएं देने के लिए काम कर रहा है और अगर उन्हें उस प्रॉपर्टी से किस तरह की आमदनी हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन पैलेस ऑफ एन एक्स रूलर। यदि किसी एक्स रूलर के पास कोई एक उसकी चॉइस का कोई पैलेस उन्हें सेल्फ रेजिडेंस के लिए दे दिया जाता है तो अगर उस पैलेस की एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी, यहाँ वो एग्जेम्प्टेड होगी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स अंडर सेक्शन 26। को ओनर्स कौन होते हैं? यदि एक हाउस प्रॉपर्टी दो या दो से अधिक पर्सन्स उसके मालिक होते हैं, उनके पास मालिकाना हक होता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को को ओनर्स कहा जाता है। प्रॉपर्टी के मालिकों को को ओनर्स कहा जाता है। इन केसेस में अगर उन को ओनर्स का शेयर जो है डेफिनेट है, डिफाइंड है, एसेटनेबल है तो ऐसे व्यक्ति एओपीज़ की तरह असेस नहीं होंगे, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं माने जाएंगे। उस हाउस प्रॉपर्टीज़ होने वाली आमदनी जो है उनके टोटल इनकम में शामिल की जाएगी। अब ये आमदनी निकालेंगे कैसे कि वो जो हाउस प्रॉपर्टी है वो तो या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है उन को ओनर्स के द्वारा या उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं वेयर द हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ईच को ओनर। जहाँ पर इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो को ओनर्स के द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी वो उनके स्वयं के निवास के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी। और यदि उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए किसी प्रकार का लोन लिया हुआ है तो उसका जो ब्याज की डिडक्शन वो क्लेम करने के हकदार हैं। उस ब्याज की डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 24B के तहत वो क्लेम कर सकते हैं। इसी में सेकंड पॉइंट आता है कि अगर वेयर होल और पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट, यानी अगर वो प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा या फिर कुछ पार्ट जो है वो लेट आउट कर दिया जाता है, तो उस केस में हम इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले हम उस होल प्रॉपर्टी को या उस पार्ट को जो भी लेट आउट किया हुआ है उसको एक ही ओनर का मान कर कि वो एक ही व्यक्ति की प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम है उसको पहले कैलकुलेट कर लिया जाएगा, जैसे कि हम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करते ही अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के रूल्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद जो भी इनकम प्राप्त होगी उसको उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, उनके हिस्से में जो है डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर जो है एनुअल वैल्यू किसी हाउस प्रॉपर्टी की कम है लेकिन उस पर मिलने वाली डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 वो ज़्यादा हैं तो रिजल्ट जो है लॉस आएगा। इसको हम इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझते हैं, लेकिन इसके अलावा और जो रूल्स हैं वो भी हम देख लेते हैं।
अगर ये लॉस होता है तो उस लॉस को एसएससी के द्वारा किसी अन्य हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। यदि उस एसएससी के पास कोई अन्य हाउस प्रॉपर्टी नहीं है या कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है जहाँ से उसको कोई आमदनी हो रही है, तो उस लॉस को वह व्यक्ति यानी एसएससी अब किसी और हेड की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकता है। यदि फिर भी कुछ लॉस बच जाता है यानी वो सेट ऑफ नहीं होता, सेट ऑफ का मतलब होता है एडजस्ट करना या उसकी भरपाई करना। यदि वो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाता है, उसकी भरपाई किसी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से नहीं हो पाती है या उसकी भरपाई, उस लॉस की भरपाई किसी अन्य हेड की इनकम से भी नहीं हो पाती है, तो उस लॉस को अनएब्जॉर्ब्ड लॉस कहेंगे। उस बैलेंस जो बचे हुए लॉस को अनएब्जॉर्ब्ड लॉस कहा जाएगा क्योंकि उसकी भरपाई नहीं हो पाई है और वो सेट ऑफ नहीं हो पाया है। तो ऐसे अनएब्जॉर्ब्ड लॉस को एसएससी आने वाले 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरिड फॉरवर्ड कर सकता है और आगे हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम में से एडजस्ट कर सकता है। देन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, इसमें भी लॉस हो सकता है क्योंकि यदि व्यक्ति ने लोन ले रखा है उस पर जो ब्याज है वो लॉस ही आएगा क्योंकि एनुअल वैल्यू तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में नील होती है। इसको भी सेम वैसे ही ट्रीट करेंगे कि सबसे पहले इस लॉस को एसएससी के अगर एसएससी की कोई अन्य हाउस प्रॉपर्टी है वहाँ से इसको उसकी इनकम से सेट ऑफ किया जाएगा। यदि उसके पास कोई अन्य हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो वो अपने किसी और हेड की इनकम से इस लॉस की भरपाई कर सकता है। और यदि फिर भी लॉस जो है वो कवर नहीं हो पाता है, सेट ऑफ नहीं हो पाता है फुली, तो वो एसएससी अगले आने वाले 8 वर्षों के लिए उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से ही उसको सेट ऑफ कर सकता है। सेक्शन 71 क्लॉज 3A कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है इस लॉस को सेट ऑफ के रिगार्डिंग इस हेड के अंडर। अब ये क्या कहता है इस सेक्शन कि अगर इनका किसी एसएससी को इस हेड के अंडर लॉस होता है तो वह लॉस किसी अन्य हेड से सिर्फ अप टू ₹2 लाख तक ही सेट ऑफ किया जा सकता है। इससे अधिक अमाउंट, इससे ओवर एंड अबव जो अमाउंट होगी उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, बल्कि एसएससी इसको अगले आने वाले 8 वर्षों के लिए कैरिड फॉरवर्ड कर सकता है और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से ही इस लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मिस्टर अरविंद ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी इन चंडीगढ़ which is let out for ₹8,000 per month. Municipal value ₹80,000. Municipal taxes 20%. He paid municipal taxes of past 5 years along with the current previous year. The house was vacant for 4 months in the year. Interest on loan for the purchase of house is ₹48,000. Compute the income from house property for the assessment year 2021. अब इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट जोड़ा गया है कि म्युनिसिपल टैक्सेज जो हैं मिस्टर अरविंद के पिछले 5 साल के बकाया हैं और वो इसी साल इस करंट प्रीवियस ईयर के साथ उस म्युनिसिपल टैक्सेस का भुगतान करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमें अमाउंट दी हुई है, तो हमें इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस लॉस को की डिडक्शन जो है वो दे सकते हैं। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम एक कॉलम्स बनाएंगे 3, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, और एक अमाउंट कॉलम बनाएंगे और जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, और एक मेन कॉलम बनाएंगे जिसे हम आउटर कॉलम कहेंगे जहाँ पे हम अपनी फाइनल कैलकुलेशन लिखेंगे। सबसे पहले क्योंकि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का केस है तो हमें जीएवी निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट में म्युनिसिपल वैल्यू ही दी हुई है, तो हम एक्सपेक्टेड रेंट में म्युनिसिपल वैल्यू की वैल्यू ही यहाँ पे लिख लेंगे जो कि 80,000 है। एक्चुअल रेंट हमारे पास सिर्फ 8 महीनों का ही प्राप्त हो सका है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी 4 महीनों के लिए वेकेंट रही, तो यहाँ पर 8 महीनों का 8,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जो किराया है वो 64,000 आ गया।
यहाँ पर GAV जो है वो एक्चुअल रेंट ही ली जाएगी, क्योंकि सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के अकॉर्डिंगली वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम आया एक्सपेक्टेड रेंट से, तो फिर यहाँ पे एक्चुअल रेंट ही लिया जाएगा। GAV जो है एक्चुअल रेंट ही मानी जाएगी या ली जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है उसकी डिडक्शन दी जाएगी। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि मिस्टर अरविंद ने 5 साल का जो म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है अब इस साल वो भुगतान कर रहे हैं, और करंट ईयर के म्यूनिसिपल टैक्सेस के साथ तो टोटल जो है 6 ईयर्स का जो है म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गए। लेकिन हम निकालेंगे कैसे, म्यूनिसिपल वैल्यू का 20% निकालेंगे जो कि 16,000 आएगा। 16,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 96,000 आ जाएगा। उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू जो है अब वो कैसे आएगी, GAV में से जब हम म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे तो ये 32,000 रुपीज़ का लॉस आ रहा है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने डिडक्शन देनी है अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन आती है अंडर सेक्शन 24A। यहाँ पे क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू लॉस है तो उस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक नया पॉइंट जो है आपके सीखने के लिए है कि यदि नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव है या लॉस है उस केस में जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन जो है वो हम अब देखेंगे, जो कि हमें वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पे वो भी उसकी डिडक्शन अलाउ करेंगे जो कि 48,000 की है। तो टोटल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो 32,000 और 48,000 टोटल कुल मिला के लॉस जो है मिस्टर अरविंद को 80,000 का हो रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, मिस्टर अरविंद स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस ऑन 1 जून 2014 and for this he took a loan of rupees 5 lakh at the rate of 10.5% from a bank. He took another loan of rupees 3 lakh at the rate of 12% on 1st April 2017 to complete the construction of his house. The construction was completed on 30th November 2017 and same was self-occupied from 1st December 2017. Compute his income from house property for the assessment year. अब इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट जोड़ा गया है जो कि आपने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने ओरिजिनल लोन को पे करने के लिए कोई अन्य लोन लेता है तो उस पर जो ब्याज है उसकी वो डिडक्शन क्लेम करने का हकदार है। तो यहाँ पर भी हम ये वाला पॉइंट जो है नया सीखेंगे। और इस क्वेश्चन में हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज भी देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट देखते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनता है। सबसे पहले जो है इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 5 लाख एट द रेट ऑफ 10.5% के ऊपर हम देखते हैं कि लोन कौन सी तारीख को लिया गया, 1 जून 2014 को लिया गया। और कंस्ट्रक्शन की डेट क्या है, मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वो है 30 नवंबर 2017। तो हमने रूलिंग में पीछे पढ़ा था, रूल क्या है कि जिस तारीख को लोन बोरो किया गया और जिस तारीख को कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होती है उसके पिछले प्रीवियस ईयर तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 30/11/2017 को, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर बनेगा 17-18 बनेगा। तो इसका पिछला कौन सा आएगा, 16-17। तो यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अब क्या बनेगा, 1 जून 2014 से लेकर 31 मार्च 2017। अब हम इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि 1 जून 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक 10 महीने बनेंगे। उसके बाद 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक 1 साल, और 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक दूसरा साल। यानी कुल मिलाकर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 2 साल 10 महीने बन गया। अब ये 2 साल 10 महीने का हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे 5 लाख रुपए पर 10.5% के हिसाब से। तो ये हमारे पास आएगा 1,48,750 रुपीज़। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आया। और हमने रूल में पढ़ा था कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आने वाले 5 वर्षों में उसकी डिडक्शन दी जाएगी। और अगर हम अब इस साल इस असेसमेंट ईयर में उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसकी 1/5 डिडक्शन वो क्लेम करने का
हकदार है मिस्टर अरविंद, तो उसको डिडक्शन मिलेगी ₹29,750 की। अब हम देखते हैं कि ये तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज आ गया। अब हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन अबव लोन फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20, यानी 1920 में उसका ब्याज कितना बना। तो अभी उसने किसी प्रकार की कोई रीपेमेंट नहीं किया है, लोन को जो है लोन वापस नहीं किया है, तो उसका 5 लाख का लोन 10.5% के हिसाब से चल रहा है, तो उसका ब्याज पूरा का पूरा पूरे साल का बनेगा। तो ये कैलकुलेट करके 52,500 रुपीज़ आ जाएंगे, वो हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। सी पॉइंट में हमने जो उसने दूसरा लोन लिया हुआ है ₹3 लाख का 12% के हिसाब से, जो कि उसने 1 अप्रैल 2017 को लिया था, इसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि उसने उस लोन की रीपेमेंट कर दी है, यानी उसका भुगतान कर दिया है। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, तो उसको जो है मिस्टर अरविंद को 3 लाख रुपए पर 12% के हिसाब से पूरा ब्याज देना पड़ेगा, जो कि ब्याज बनता है 36,000 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि इंटरेस्ट डिडक्टेबल सब्जेक्ट टू ₹2 लाख। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये रूल है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि क्योंकि ये जो हाउस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में जो ब्याज है वो मैक्सिमम ₹2 लाख तक ही मिलेगा। और यहाँ पे हमारा जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे 29,750, 52,500 एंड 36,000 रुपीज़, इनको तीनों को जोड़ते हैं तो ये आता है हमारे पास 1,18,250 रुपीज़, जो कि हमारा 2 लाख से कम है, तो पूरी की पूरी डिडक्शन क्लेम कर सकता है एसएससी। चलिए हम इसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। वर्किंग नोट तो हमने बना लिए, अब हम फिर से कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर अरविंद फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अमाउंट कॉलम बनाएंगे, अमाउंट इन रुपीज़ जरूर लिखना है आपने। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो इसकी एनुअल वैल्यू क्या आएगी, नील। अब जैसे कि हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन क्लेम करने का हकदार है एसएससी, तो यहाँ पर हम इसकी डिडक्शन दे देंगे, जो कि हमने वर्किंग नोट में भी कैलकुलेट कर लिया है, ₹1,18,250 रुपीज़। ये मिस्टर अरविंद का लॉस आ रहा है, यानी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये मिस्टर अरविंद क्या कर सकते हैं, यदि तो इनके पास कोई और घर है, हाउस प्रॉपर्टी है, वहाँ से उनको कोई आमदनी हो रही है, तो उस आमदनी में से ये उस लॉस की भरपाई कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। यदि इनके पास कोई अन्य हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये किसी अन्य जो है किसी और अदर हेड से भी की इनकम से भी इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। यदि इनको किसी और दूसरे हेड्स की इनकम भी नहीं प्राप्त हो रही है, तो फिर ये अनअब्जॉर्ब जो लॉस है उसको ये आने वाले 8 वर्षों के लिए कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से इसको सेटअप किया जा सकता है। असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। ये शॉर्ट नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है। ये एक तरह से क्रिकेट के मैच में जैसे एक एक रन बटोरते हैं क्रिकेटर्स, ये उसी की तरह होते हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स को बड़े ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसको लिखिए, क्योंकि ये सिक्योरिंग होते हैं। कई बार बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो हमें आ ही जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और क्योंकि इसमें हमने एग्जैक्ट लिखना होता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट नोट बन सकता है वो ये है, डीम्ड ओनर, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी इन इनकम टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ सबलेटिंग इनकम, नेम एनी 5 एग्जेम्प्टेड इनकम्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये शॉर्ट नोट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लॉन्ग आंसर जो है बन सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन है, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। पढ़िए और आगे बढ़िए।